हेलो फ्रेंड्स, नव स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जब कोई भी फॉर्मुलेशन डेवलप की जाती है, कोई भी नया प्रोडक्ट यानी कि फार्मा कंपनी में जब कोई भी नई ड्रग्स डेवलप की जाती है तो उसको टेस्ट करने के लिए एनालिटिकल डेवलपमेंट ADL यानी कि जो उसकी रिसर्च लेबोरेटरी होती है, यानी कि टेस्टिंग करने की जो लैब होती है, वहाँ पर भी एक मेथड डेवलप करना पड़ता है ताकि हम उसमें हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके कंप्लीट रिकवरी हम चेक कर सकें, उसकी 100% रिकवरी हम चेक कर सकें कि हमारा जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो कितने % है। उसकी प्रॉपर क्वालिटी को जानने के लिए हमें एनालाइज करना पड़ता है। उसको एनालिसिस करने के लिए हमें प्रॉपर मेथड की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारे रिसर्च लेबोरेटरी में ADL डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो वो एक न्यू मेथड डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी उनको स्ट्रगल करना पड़ता है और काफ़ी कहना चाहिए कि बहुत मुश्किल भी होता है और मुश्किल भी नहीं होता। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। तो जानेंगे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, तो न्यू मेथड डेवलपमेंट इन HPLC, यानी कि HPLC में नए मेथड को कैसे हम डेवलप करें। जैसे कि आप अपनी डिस्प्ले पर देख सकते हैं, न्यू मेथड डेवलपमेंट इन HPLC। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि नए मेथड पर HPLC पर डेवलप करने के लिए कुछ हमारे पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें सिलेक्शन करना होता है। जैसे कि हमारा एक टॉपिक इसमें एक पॉइंट है कि बफर सिलेक्शन के, हम बफर सिलेक्शन क्या करें। तो इसी में हमने लिया गया है बफर सिलेक्शन फॉर न्यू मेथड डेवलपमेंट इन HPLC। तो HPLC में नए मेथड डेवलप करने के लिए हमारा जो बफर का सिलेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, क्या हमारा बफर सिलेक्शन होना चाहिए, एक प्रॉपर और उचित बफर सिलेक्शन होना चाहिए। तो इसी को जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। रोल ऑफ बफर इन HPLC। रोल ऑफ बफर इन HPLC। HPLC में बफर का क्या रोल है ये जानेंगे, देखेंगे कि क्या रोल होता है भाई बफर का HPLC में। तो बफर प्ले एन इम्पोर्टेंस रोल इन रिवर्स फेज HPLC सेपरेशन, यानी कि बफर है जो, तो बफर एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है हमारे जो रिवर्स फेज HPLC सेपरेशन, यानी कि हमारी रिवर्स फेज सेपरेशन टेक्निक है जो HPLC की है, उसमें रिवर्स फेज में जो हमारा बफर है वो मेन रोल प्ले करता है। चेंज इन pH इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सैम्पल मोलिक्यूल, यानी कोई भी मोलिक्यूल रहेगा तो उसके आयनाइजेशन की डिग्री पर हमारे pH का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। The change in minimal in case of non-polar molecules, but assume significance in case of polar molecules which are acid or base in nature, यानी कि चेंज होगा मिनिमल केस ऑफ द नॉन पोलर में उसका क्या होगा, बहुत मिनिमल चेंज होगा। लेकिन कोई हमारा जो पोलर मॉलिक्यूल्स रहेगा तो उसमें वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है और काफ़ी रोल प्ले करता है, और एसिड हो सकता है और बेसिक नेचर का भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे चेंज द pH कैन बी यूज डिफ़िकल्टली टू सेपरेट। Change the pH can be used effectively to separate closely spaced eluting peak, or many even lead to measure to separate peak, यानी कि पीक के सेपरेशन के लिए हम इफेक्टिव उसको pH को चेंज कर सकते हैं। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट a control of the pH through use of buffer can improve separation of closely spaced of
ओवरलैपिंग, जो हमारे पीक की ओवरलैपिंग होती है, यानी कि पीक आसपास होती हैं और क्लोज होती हैं, एक दूसरे के ऊपर क्लोज यानी कि एक दूसरे के आसपास रहेंगी, ओवरलैप यानी कि एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी, तो हम पीएच के थ्रू हम उसके क्या कर सकते हैं भाई, सेपरेशन कर सकते हैं, प्रॉपर सेपरेट कर सकते हैं। There are several key factors that contribute to control of pH through use of buffer, which are briefly covered in the articles। यानी कि इस आर्टिकल के थ्रू, यानी कि हमारी जो ये आज की वीडियो है इसके थ्रू हम बता सकते हैं, समझा सकते हैं कि कितना उसका रोल प्ले होता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हमारे बफर सिलेक्शन के लिए हमें यूज करने चाहिए। बफर सिलेक्शन, बफर का सिलेक्शन कैसे करेंगे भाई, ये देखने के लिए हम देखते हैं। द चॉइस ऑफ द एप्रोप्रिएट बफर फॉर एन एप्लीकेशन इन हैंड इज गवर्न्ड बाय बफर करैक्टरिस्टिक सच एज पी के। पहला पॉइंट क्या है इसमें निकल के, पी के पीएच रेंज एंड यूवी। आप देख सकते हैं, तो इसमें जो निकल के हैं यूवी कट ऑफ। The choice of the appropriate buffer an application in hand is governed by the buffer characteristics such as pK, pH range and UV cutoff। तो जब हमें बफर का सिलेक्शन करना है तो हमें इस प्रकार से करना है कि हमारे उसके पीके क्या है, यानी कि जो हमारा मॉलिक्यूल है उसकी पीके क्या है, और पीएच रेंज कैसे सेलेक्ट कर रहे हैं, यूवी कट ऑफ से क्या रहेगा, हमें देखना होगा कि उसकी यूवी की कट ऑफ रेंज क्या है ताकि उसका कोई इंटरफेरेंस ना हो। द वैल्यू यानी कि पीके, पीएच रेंज एंड यूवी, द वैल्यू फॉर दीज पैरामीटर्स कैन बी इजीली फाउंड इन रेफरेंस टेक्स्ट। जो हमारे रेफरेंस टेक्स्ट है उसमें इजीली मिल जाएगा। तो पीके, अब पीके एंड पीएच है ना। एज ए जनरल रूल द pH buffer should be used within ±1 unit of the pK value। जो हमारे उस एक्टिव इंग्रेडिएंट की पीके वैल्यू रहेगी, तो हमें पीएच का जो डिज़ाइन करना है वो इस तरह से करना है, यानी कि ±1 यूनिट उसके रह सकती है। यानी कि फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए बफर हैविंग पीके वैल्यू ऑफ 4.8 कैन बी effectively used over a pH range 3.8 to 5.8। यानी कि पीके, उस बफर की पीके वैल्यू क्या है, 4.8 है, कैन बी इफेक्टिवली यूज। जब हम तो उसे देखेंगे तो ±1 यूनिट हम करेंगे तो 3.8 to 5.8। यही इस सेंटेंस में कहा गया है। ए जनरली रूल द pH बफर शुड बी यूज्ड विदिन ±1 यूनिट ऑफ इट्स पीके वैल्यू। ये फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे दिखाया है। यूवी कट ऑफ वैल्यू शुड आल्सो बी कंसीडर एज द डिटेक्शन वेवलेंथ शुड नॉट इंटरफेयर विद द बफर एब्जॉर्बेंस। यानी कि जब हम बफर को जो साल्ट है उसका हम सिलेक्शन उस बफर का करेंगे जो हमारे जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसकी वेवलेंथ की कट ऑफ से पहले हो जाए। यानी कि जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हम बता सकते हैं कि हमारा कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट है जो उसकी वेवलेंथ होती है 250 नैनोमीटर, उसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट की जो वेवलेंथ 250 नैनोमीटर है। तो इससे पहले ही हमारे जो बफर यूज करना है उसका मैक्सिमम उसका कम ही होना चाहिए। यानी कि उसका जो लैम्डा है, जैसे कि हमारा हो सकता है 190 हम ले सकते हैं, 200 ले सकते हैं। इस तरह से हमें अपने बफर का सिलेक्शन करना है ताकि वो कोई उसमें इंटरफेयर ना कर सके। कहाँ चला गया, इंटरफेयर ना कर सके। नेक्स्ट, बफर पीएच। नेक्स्ट हमारा है बफर का पीएच। बफर का पीएच क्या रखें, कैसे रखें, वो देखते। सिलिका बेस्ड कॉलम शुड नॉट बी यूज्ड
आउट द pH रेंज 2 to 8, यानी कि जो हमारे सिलिका बेस्ड कॉलम हैं उनको उस कॉलम के लिए हमें pH 2 से 8 के बीच की रखनी है। शुड नॉट बी यूज्ड आउटसाइड, यानी कि आउटसाइड यानी कि 2 से कम ना रखें और 8 से ज़्यादा ना रखें, उसके बीच में हमें pH रखनी पड़ेगी बिलो। यानी pH 2 देयर कैन बी लॉस ऑफ द ऑर्गेनिक बॉन्डेड फेज एंड और अदर। pH 2 क्या करेगी इसमें, pH 2 जो है तो उसका लॉस कर देगी, जो ऑर्गेनिक बॉन्ड बने हुए होंगे हमारे सिलिका के अंदर उसका लॉस कर देगी, तो उससे हमारे कॉलम की लाइफ ख़त्म हो जाएगी। एंड ऑन द अदर हैंड pH वैल्यू अबव, यानी कि 8 से ऊपर जब हम pH करेंगे तो जनरेट ग्रेटर सोलबिलिटी ऑफ सिलिका, तो इसमें क्या होगी भाई, सिलिका हमारी ग्रेटर सोलुबल, जिस कारण से ऑफ सिलिका ब्रेकडाउन, तो हमारी सिलिका ब्रेकडाउन हो जाएगी, यानी कि स्टेशनरी फेज की सिलिका क्या होगी भाई, ब्रेकडाउन हो जाएगी और कॉलम इसमें भी डैमेज हो जाएगा। फॉर सच एप्लीकेशन कॉलम विद अदर पैकिंग कैन प्रूव द यूजफुल। अगर हमें इससे यानी कि 2 to 8 के बाहर भी हमें pH पर काम करना पड़ेगा तो हमें कोई और मेक का और कोई और पैकिंग का कॉलम हमें यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट बफर कंसंट्रेशन। तो नेक्स्ट क्या हमारा बफर कंसंट्रेशन, कि हम बफर की कंसंट्रेशन क्या रखें। बफर कंसंट्रेशन डिसाइडिंग ऑन बफर कंसंट्रेशन इज इम्पैक्ट फॉर मेथड डेवलपमेंट। मेथड डेवलपमेंट में हमारा जो कंसंट्रेशन वो बहुत इम्पोर्टेंट, उसका भी बहुत इम्पोर्टेंस रहता है। आइडली द लोएस्ट कंसंट्रेशन दैट गिवन रिप्रोडक्सिबल रिजल्ट शुड बी चूजन, यानी कि जो लो कंसंट्रेशन रहेगी वो आइडल अच्छी कंसंट्रेशन का बफर माना जाता है। हायर कंसंट्रेशन टू फास्टर इलेट ऑफ द पोलर मोलिक्यूल, यानी कि जो पोलर मोलिक्यूल रहेंगे हाई कंसंट्रेशन को क्या है बहुत फास्ट, यानी कि पीक हमारी यदि लेट हो रही होगी तो कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो पीक है वो पीक बहुत जल्दी आ जाएगी। जैसे कि हम मान सकते हैं कि हमारी पीक कोई 20 मिनट पर आई है, कोई हमारी पीक है, बेस लाइन चली और चलने के बाद यहाँ ये पीक हमारी यहाँ आई, ये हमारी इसका जो रिटेंशन टाइम है 20 मिनट है। 20 मिनट यदि हम इस बफर की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या मिलेगा, हम देखेंगे कि हमारी जो फिर वो आएगी, ये पीक चली और ये हमारी पीक आ गई। अभी मान लो ये हमारे 15 मिनट पर आ गई, अभी कितने 20 मिनट पर आके हमने बफर की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, तो इसका जो रिटेंशन टाइम निकल का है हमारे पीक का वो 15 मिनट आया, तो यानी कि बफर की कंसंट्रेशन बढ़ाने से भी हमारी पीक जल्दी इल्यूटेट हो सकती है। नेक्स्ट क्या कहा है ना, जो पोलर मोलिक्यूल जनरल द बफर कंसंट्रेशन शुड नॉट बी लोअर देन इतना, यानी कि जनरली जो हम बफर कंसंट्रेशन यूज करते हैं 0.005 m से कम का बफर हम यूज नहीं करते। नेक्स्ट बिलो दिस कंसंट्रेशन के 0.005 m का जो कंसंट्रेशन रहेगी उससे बिलो का यदि हम यूज करेंगे, इट में नॉट रिमेन कैन एन एक्टिव बफर, तो एक्टिव बफर रहने का ही नहीं। ऑन रेजिंग बफर concentration there can be increase in buffer viscosity which can increase column back pressure इंक्रीज इन बफर विस्कोसिटी विच कैन इंक्रीज कॉलम बैक प्रेशर। यदि हम बफर की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे तो उससे भी क्या होगा कि कॉलम की विस्कोसिटी, कॉलम का मैंने कहा तो मोबाइल फेज की क्या होगा भाई, विस्कोसिटी बढ़ेगी जिससे हमारा कॉलम में प्रेशर बनेगा और बैक प्रेशर कर सकता है। नॉर्मली द कंसंट्रेशन शुड बी कैप्ड इन द, नॉर्मली जो हम बफर की कंसंट्रेशन यूज करते हैं वो हम करते हैं भाई 0.005 to 0.1 m रेंज का, ये मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, इतना हमें करना चाहिए। कम करने से कोई इल्यूशन नहीं प्राप्त होगा, कोई पीक हमारी आएगी नहीं, और यदि हम ज़्यादा कंसंट्रेट कर दें तो उससे
क्या देखने को मिल सकता है, हमें बैक प्रेशर हमें कॉलम में देखने को मिल सकता है और कॉलम ब्लॉक हो चॉक हो सकता है, और जिस कारण से हमारा बफर उसमें फ्लो नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा और हमें कॉलम रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, बफर सोलबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा बफर की सोलबिलिटी। तो बफर की सोलबिलिटी, द बफर शुड बी फुली सोलुबल इन डिजॉल्विंग मीडिया। जो हमारा डिजॉल्विंग मीडिया रहेगा वो उसमें प्रॉपरली सोलुबल है। हायर कंसनट्रेशन प्रेसिपिटेशन कैन टेक प्लेस ऑन कमिंग ऑन कॉन्टैक्ट विद द ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द मोबाइल फेज। यानी कि अगर हम हाई कंसंट्रेशन का बफर यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा भाई, प्रेसिपिटेशन बन जाएंगे हमारे ऑर्गेनिक के साथ आने से जल्दी, यानी कि कमिंग कॉन्टैक्ट में जब ऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या आएगा तो उसमें क्या होगा, प्रेसिपिटेशन बन जाएंगे। सच प्रेसिपिटेशन कैन लीड टू ऑपरेटिंग प्रॉब्लम। यानी कि जो इसमें ये बनेंगे हमारे प्रेसिपिटेशन, ये क्या करेंगे, हमें ऑपरेट करने में प्रॉब्लम करेंगे, हमारी एनालिसिस नहीं करने देंगे। पंप हमारा क्या होगा, पंप एज वेल एज ब्लॉक, पंप हमारा ब्लॉक हो जाएगा ऑफ द कॉलम्स और कॉलम्स। नेक्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। यानी कि बफर सॉल्यूशन की प्रिपरेशन कैसे करनी है, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। Weigh the required quantity in the volumetric flask and start adding the required solvent। जितना solvent डालना है वो and add the pH solution before filling the flask to the required mark। उस मार्क तक हम उसे फिल कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम adjustment of pH should be made before starting adding of the required organic phase। यानी कि उसकी पीएच हमें करनी है, जितना हमें 1 लीटर बनाना था तो उस 1 लीटर बनने से पहले हमें उसकी पीएच सेट करनी है, फिर उसे रिक्वायर्ड वॉल्यूम तक हम उसे मेकअप कर लेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट फिल्टर द सॉल्यूशन। यानी कि फिल्टर द सॉल्यूशन थ्रू 0.45 माइक्रोन फिल्टर फॉर रूटीन एनालिसिस। यानी कि हम एचपीएलसी रूटीन एनालिसिस ने एचपीएलसी को कहा है, एचपीएलसी के लिए हमें क्या करना है कि 0.45 माइक्रोन फिल्टर से फिल्टर करना है एंड 0.22 माइक्रोन फिल्टर फॉर यूएचपीएलसी। यूएचपीएलसी के लिए हमें क्या करना है भाई, 0.22 से हमें फिल्टर करना है। नेक्स्ट, दिस इज एसेंशियल फॉर रिमूव ऑफ एनी रेसिडुअल सॉल्वेंट। अगर हमारे बफर में कोई भी रेसिडुअल डलता है उसे रिमूव करना है, सस्पेंशन एंड सॉलिड सस्पेंशन। बफर आफ्टर देयर प्रिपरेशन शुड बी यूज एट एयरलेस इफ एनी सॉलिड और बैक्टीरियल सस्पेंशन आर ऑब्जर्व बिफोर यूज दे शुड बी डिस्कार्ड एंड प्रिपरेशन फ्रेशली। यदि उसमें कोई भी यानी कि सॉलिड हमें दिखाई देगा या सॉलिड दिखाई देगा तो हम उसको यूज नहीं करेंगे और फ्रेशली प्रिपेयर उसे डिस्कार्ड कर देंगे और फ्रेशली प्रिपेयर करके यूज करेंगे। इट कैन बी सीन दैट बफर प्ले ए क्रिटिकल रोल इन मेजॉरिटी ऑफ एचपीएलसी सेपरेशन बफर का योगदान रहता है। मेथड डेवलपमेंट आफ्टर रिक्वायर्ड केयरफुली सेलेक्ट ऑफ बफर एंड इक्वेट केयर दियर प्रिपरेशन और उसके प्रिपरेशन। नेक्स्ट है हमारा, इट कैन बी सीन दैट बफर प्ले ए क्रिटिकल रोल इन मेजॉरिटी ऑफ एचपीएलसी सेपरेशन मेथड डेवलपमेंट आफ्टर रिक्वायर्ड केयरफुली सिलेक्शन ऑफ बफर एंड इक्वेट कैन बी दियर प्रिपरेशन। सॉरी रिपीट हो गई क्या, रिपीट हो गई। तो फ्रेंड्स अब देख सकते हैं इसमें सिग्नल एंड नॉइज रेशो। जो सिग्नल एंड नॉइज रेशो रहेगा हमारा तो वो हमारा होना चाहिए। यानी कि ये देख सकते हैं आप, ये नॉइज़ है, ये नॉइज़ है और ये हमें एक सिग्नल मिला है यहाँ और ये फिर नॉइज़ है। तो ये इनका रेशो रहेगा सिग्नल और ये नॉइज़, जो ये और ये है और ये से यहाँ तक हमारे क्या है, ये सिग्नल मिला हमें और ये नॉइज़ है। तो सिग्नल रेशो नॉइज़ का जो रेशो रहेगा वो 3:1 का रहेगा। यानी कि 3:1 का जो रेशो रहेगा ये रहे और इससे कम रहे। यानी कि देखो
<3:1 और इक्वल, यानी कि सिग्नल और रेशो इतना भी रह सकता है, इससे कम भी रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकता। आप देख सकते हैं ये साइंटिस्ट म्यूजर सॉल्वेंट फॉर बफर प्रिपरेशन। एक साइंटिस्ट है जो सॉल्वेंट को म्यूजर कर रहा है, किस तरीके से हैंडल कर रहा है वो अपने बफर प्रिपरेशन के लिए। एंड तो फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा ये, जब हम अब मोबाइल फेज का चेंज ओवर लेते हैं, अभी कोई हमारा सैंपल कोई चला हुआ था, उसका एनालिसिस कंप्लीट हो गया हो, तो उस एनालिसिस कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉलम पास करने के बाद लाइन से कॉलम पास हो जाता है, और हम क्या करते हैं अपने मोबाइल पे दूसरे सैंपल एनालाइज करने के लिए जो हम मोबाइल पे लाते हैं डायरेक्टली लाएंगे और अपने ए चैनल में या बी में जिसमें मोबाइल पे पहले से लगी होती है डायरेक्टली अपना पोर्ट डालेंगे और पर्च स्क्रीन करना शुरू कर देंगे। जिससे क्या होता है कि कई बार प्रेशर फ्लैक्चुएट करने लगता है। क्यों करता है ये आपने कभी सोचा ही नहीं होगा, कभी सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी होने की। क्या कभी हुआ है आपके साथ ये प्रॉब्लम? हो बहुत होती है लैब में ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है कि अभी हमारा सिस्टम सही चला हुआ था और अभी हमने दूसरे मोबाइल फेल लगा तो प्रेशर फ्लैक्चुएट करने लगा। सोचा है कभी आपने कि क्यों करता है वो प्रेशर फ्लैक्चुएट? अभी दोस्तों ये इस तरह का सॉरी जो प्रेशर है वो इस तरह से दिखाने लगेगा हमें। ये क्यों 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 हुआ है ऐसा? क्या आपने कभी सोचा है? अभी तो हमने एक सैंपल अभी हमने एनालाइज किया है, पूरे ग्राफ निकाले बढ़िया से था, उसके बाद से अचानक क्या हो गया जैसे आपने मोबाइल फेज लगाई। तो फ्रेंड उसमें होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ हमारी इग्नोरेंस है और हम उसको ध्यान नहीं देते प्रॉपरली। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस कंडीशन में? हमें करना पड़ेगा कि जो हमारी वाटर है, यानी कि जो अभी हमने मोबाइल फेज वहाँ से हटाई है, यानी कि चेंज ओवर करते समय जो हमारी मोबाइल फेज थी उसको हटाने के बाद हमें अपनी नई मोबाइल फेज सिस्टम पे लगाने से पहले क्या करना है, अपनी मोबाइल फेज वाली लाइन को वाटर की लाइन में डालकर या उसको पर्ज करना है और कम से कम 10 मिनट उसको चलाएं, यानी कि वाटर वॉशिंग दें, तब नई मोबाइल फेज अपने सिस्टम पर लेकर जाएं। इससे क्या होगा, जो आपको पहले वाला जो बफर होगा उसकी कंसंट्रेशन कुछ और रही होगी, तो उसको रिमूव करने के लिए वाटर वॉश देनी ज़रूरी है। उसके बाद ही अपनी नई मोबाइल फेज चढ़ाएं और उसकी पर्जिंग दें, तो आपको जो ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी ये कभी आपके सामने नहीं आएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।